फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस का 2019 का पूछा हुआ पेपर है, जैसे कि प्रीवियस पेपर है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे हैं और उसको प्लस सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट आपका मैं बता दूं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है जो 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो कुल 30 शब्दों में लिखने होते हैं और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 50 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो ये जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके लिए है। आप इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप खुद टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हमारी तैयारी अच्छे से हुई है या फिर नहीं। ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका प्रश्न है कि फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या फिर पेशीय बल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या फिर फटक कर या फिर चाल कर। इसमें कौन सा आंसर सही है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या फिर आम में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उभयचर जंतु हैं मेढक, मछली, चिड़िया या फिर कुत्ता। अगला आपका प्रश्न है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रक कुंटल या फिर किलोग्राम या फिर ग्राम या फिर न्यूटन। अब देखिए यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुल 5 प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है। तो चलिए अब ये जितने भी प्रश्न है इसका आंसर हम जरूर बताएंगे। तो अति लघु उत्तरीय में पूछता है कुल 6 प्रश्न। तो फर्स्ट आपका प्रश्न है कि पुष्प के मादा अंक का नाम लिखिए। तो पुष्प के मादा अंक का क्या नाम है जो 1 नंबर का होता है, तो वो होता है जायंग। ठीक है। एक जायंग होता है और एक पुमंग होता है। तो अगर नर से पूछा होता तो हम वहां पुमंग लगाते, लेकिन पुष्प के मादा अंक का नाम पूछा है तो इसलिए यहाँ जायंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सजीव का एक लक्षण बताइए। तो सजीव को वैसे तो बहुत सारे लक्षण है, जैसे कि श्वसन, ठीक है, पोषण, ये सारी सजीव का लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। तो आपका ये प्रश्न है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम बताना है, मतलब शाकाहारी जंतु के 2 नाम और मांसाहारी जंतु के 2 नाम। तो शाकाहारी में फर्स्ट आपका हो जाता है जैसे कि बकरी और खरगोश, ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और मांसाहारी में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका चीता हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी क्या है, मांसाहारी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। वेरी आईएमपी प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल की परिभाषा ये होती है कि किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, आपको पता होगा। ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो जाता है ठोस, सेकंड हो जाता है द्रव एंड लास्ट हो जाता है गैस। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 11 नंबर की समय का मानक मात्रक क्या है। तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है। समय का मानक मात्रक क्या होता है, सेकंड। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कितने प्रश्न पूछते हैं, कुल 7 प्रश्न इसमें पूछते हैं। 5 लघु बहुविकल्पीय में, 6 अति लघु में और 7 लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो लघु उत्तरीय जैसे कि अगला आपका प्रश्न है कि गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गति की परिभाषा। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान मतलब परिवर्तन होती रहती है,
वह वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप जो आपकी बुक में दिया है उसके अनुसार याद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, मतलब समय के साथ साथ अपने स्थान को परिवर्तित करती है, उसे वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। अब जान लेते हैं गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 6, ठीक है। तो 6 कौन कौन सी है? तो पहला तो सरल रेखीय गति, सेकंड आपका होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है घूर्णन गति, चौथा होता है दोलन गति, पांचवा होता है आवर्ती गति एंड लास्ट होता है प्रक्षेप्य गति। तो ये आपके 6 गति के प्रकार होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और आवर्ती गति एंड लास्ट है प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो इनमें डिफरेंट बताना है कि जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जरायुज के बारे में जानते हैं, फिर जो सेकंड है उसके बारे में। तो जो जरायुज होता है, जरायुजता जो होती है वो एक प्रकार की विधि है। वो विधि है प्रजनन की विधि, जिसमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित वस्तुओं को जन्म दिया जाता है। अंडजता के विपरीत जरायुजता में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपस्थित अपरा के माध्यम से होता है और जरायुजता स्तनधारियों में सबसे आम प्रजनन विधि है। यह कुछ सरीसृपों, उभयचरों, संधिपादों और मछली की कुछ प्रजातियों में भी पाई जाती है। तो ये हो गया जरायुज। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है अंडायुज। तो अंडायुज क्या होता है? ये भी एक प्रकार की प्रजनन की विधा होता है, जिसमें भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है। ठीक है, यही डिफरेंट है कि जो जरायुज होता है वो माँ के शरीर में और जो अंडायुज होता है वो अंडे के भीतर होता है। ठीक है, और अंडा परिपक्व होकर फूटने तक माता के शरीर के अंदर ही रहता है। तो ये बस डिफरेंटेड है, बस इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती है? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है। जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती है? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इसलिए नुकीली हो जाती है कि मरुस्थल में पानी की कमी होने के कारण जो पत्तियां होती है वो परिवर्तित होकर नुकीली मतलब कांटे जैसी हो जाती है। और कांटे जैसी हो जाती है क्योंकि जहाँ वहाँ के जो जानवर रहते हैं वो अगर कांटे जैसी रहेंगे तो उनको खाएंगे नहीं। ठीक है, और जैसे आप नुकीली पत्तियों को, जैसे कि मान लीजिए नागफनी का पत्ता आप तोड़ते हैं तो उसमें कुछ पानी जैसे लसलसा टाइप दिखता है। ठीक है, तो ये इसलिए मरुस्थलीय में पौधे की पत्तियां प्राय नुकीली इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहा है कि इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। इनकी विशेषताएं जो है वो कि जैसे कि इनकी जो पत्तियां भाप में बनकर न उड़ जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है। और जैसे इन पौधे के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं, तो ये विशेषता हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम। तो अगला जैसे आपका प्रश्न है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और प्रत्येक का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं कि पुष्प के वैसे मेन जो प्रमुख 4 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका हो जाता है बाह्य दलपुंज, सेकंड हो जाता है दलपुंज, उसके बाद हो जाता है पुमंग एंड नेक्स्ट हो जाता है जायंग। ये पुष्प के मेन इंपोर्टेंट हो जाते हैं 4 भाग और प्रत्येक नाम हमने बोला है तो हमने बता दिया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां क्या क्या है? तो तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां जो आपको पता भी होगा और आसानी से इसके बारे में आप लिख भी सकते हो। फर्स्ट आपका कैंसर हो सकता है और सेकंड आपका अस्थमा। अब देखिए ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, तो केवल आप 2 ही टॉपिक लिखकर तो नहीं छोड़ सकते हो, तो आप कैंसर के बारे में प्लस अस्थमा के बारे में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो कैंसर के बारे में आप लिख सकते हो कि कैंसर होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो होता है तंबाकू का। ठीक है, तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख है। इससे फेफड़े
मतलब कैंसर जो होता है वो फेफड़े में होता है। और तंबाकू में क्या क्या होता है, निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके आस पड़ोस जगह में कोई भी अगर तंबाकू का सेवन करता है तो आप उनको मना जरूर कीजिए। फिर आ जाता है आपका तंबाकू। तो तंबाकू का ज्यादा नशा करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है और साथ ही अस्थमा तथा कई और संक्रमण रोग हो जाते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है कि मृत्तिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो जैसे आपके सिलेबस में दिया है कि जब सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मृत्तिका को अवसादी सैल भी कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सैलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सैलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसमें दोमट या जलोढ़ मिट्टी का उपयोग में लाया जाता है। तो ये पूछा है कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग में लाया जाता है, तो दो प्रकार का इसमें दोमट या फिर जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पर परागण के दो लाभ लिखिए। तो पर परागण के जो दो लाभ होते हैं, फर्स्ट तो आपका यही हो जाएगा कि पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इनसे उत्पन्न पौधों में अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा कि पर परागण के होने पर कृत्रिम परागण करके नई आहार तथा वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जा सकती है। तो ये दो इसके लाभ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2019 के पूछे हुए प्रश्न थे, जो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके 2020 में एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।